नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। देश की जनता से सीधे संवाद का वो खास लम्हा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए फिर दिलों को छुआ। आज 31 अगस्त को इस कार्यक्रम का 125वां एपिसोड था और पीएम मोदी ने इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपदाओं से लेकर खेलों और स्वच्छता अभियान तक प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती हैं। कार्यक्रम की शुरुआत ही पीएम मोदी ने देश के पहाड़ी राज्यों में आई आपदाओं से की। उन्होंने बताया कि कैसे बाढ़ और भूस्खलन से तबाही हुई है और सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन हर मोर्चे पर डटा हुआ है। अब आपको बता दें मन की बातें जो उन्होंने कही, 10 बड़ी बातें जो पीएम मोदी ने कही, आपको सुनवाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने यूपीएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लेती है। हम सब ने सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी है। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद अपनी मेहनत से इस सर्विस में जगह पाते हैं। लेकिन साथियों, यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। भारत में छिपी संभावनाओं पर दुनिया भर की नजर है। इसी से जुड़ा एक सुखद अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आपको पता है कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत फैशन है। विभिन्न विषयों से जुड़े पॉडकास्ट को भांति-भांति के लोग देखते और सुनते हैं। बीते दिनों मैं भी कुछ पॉडकास्ट में शामिल हुआ था। ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया के बहुत फेमस पॉडकास्टर लैक्स फ्रीडमैन के साथ हुआ था। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई और दुनिया भर के लोगों ने उसे सुना भी। और जब पॉडकास्ट पर बात हो रही तो बातों बातों में ऐसे ही मैंने एक विषय उठाया था। जर्मनी के एक खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उस टॉपिक से इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। आजकल आपने देखा होगा, अक्सर घर की छतों पर, बड़ी इमारतों पर, सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल चमकते हुए दिखाई देते हैं। लोग अब इसके महत्व को समझ रहे हैं और खुले मन से अपना रहे हैं। हमारे देश पर सूर्यदेव की इतनी कृपा है, तो क्यों न उनकी दी हुई उस ऊर्जा का पूरा उपयोग करें। साथियों, सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने एक बार फिर एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है।
31 अगस्त को तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के सामने आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोदी और जिनपिंग ने साफ कहा, भारत और चीन विकास भागीदार है, प्रतिद्वंदी नहीं। सीमा पर शांति बनाए रखने, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, वीजा सुविधा आसान करने और सीधी उड़ानों को लेकर भी अहम सहमति बनी। दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि भारत चीन के रिश्ते किसी तीसरे देश की नजर से नहीं बल्कि आपसी सम्मान और आपसी हित के आधार पर तय होंगे। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। बिहार का सियासी पारा दिन पर दिन और चढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। रविवार सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंचे और वहां उनका सामना हुआ पूर्व विधायक अनंत सिंह से। मुलाकात में राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े किए हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार बीजेपी के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसे चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। कहा, तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते फिरते हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक उन पर नजर डालने तक से इनकार कर दिया है। वहीं जहानाबाद में तेज प्रताप यादव की सभा में हंगामा हो गया जब एक शख्स ने नारा लगा दिया, अब की बार तेजस्वी सरकार। तेज प्रताप भड़क उठे और मन से ही फटकार लगाई। कहा, यहां बकवास मत करो, सरकार जनता बनाती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उधर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी सुर्खियों में है। इस यात्रा में बिहार के टार्जन कहे जाने वाले राजा यादव भी शामिल हुए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने राजा यादव के साथ अपनी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यानी साफ है, बिहार का चुनावी रण केवल सड़कों और सभाओं तक ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां उड़ान के दौरान एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 में बड़ा तकनीकी संकट खड़ा हो गया। दिल्ली में इंदौर जा रही इस फ्लाइट के दाहिने इंजन में अचानक आग लगने का संकेत मिला। हालांकि कॉकपिट क्रू ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए तुरंत इंजन बंद कर दिया और विमान को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया। एयर इंडिया की ओर से बयान आया कि विमान को जांच के लिए ग्राउंड पर उतार दिया गया है। वहीं यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कंपनी ने वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित और समय पर इंदौर पहुंचाया जा सके। सबसे बड़ी राहत की बात यह ही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र के धुले में हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने कर दिया है खुलासा। अंतर्राज्यीय लुटेरों की टोली पर पुलिस ने कसा है शिकंजा। 3500 ग्राम सोने के गहने, कार और पिस्टल बरामद हुई है और 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल धुले शहर के देवपुर इलाके में सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की इस वारदात ने इलाके में सनसनी मचा दी थी। बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी पर गोलियां चलाई और पिस्टल की नोक पर सोने के गहने लूटकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रतापगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शेरयार और दिलशान शेख के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पहले भी संगीन अपराधों में शामिल रह चुके हैं। धुले पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने न सिर्फ लूट का खुलासा किया बल्कि अपराधियों के सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया है।
साउथ ईस्ट दिल्ली के कालकाजी मंदिर कैंपस में बीती रात एक सेवादार की पीट पीटकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया है। उन आरोपियों की पहचान मोहन उर्फ भूरा और कुलदीप विधूरी के रूप में हुई है। ये दोनों दिल्ली के चूड़िया मोहल्ला तुगलकाबाद के रहने वाले हैं। रिश्ते में दोनों चचेरे भाई हैं। डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने बताया कि अतुल पांडे नाम के एक आरोपी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जो दक्षिणपुरी इलाके का रहने वाला है। इसे पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। वो मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का निवासी है। वहीं हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इन्हें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस टीम ने हिरासत में लिया है। जिस अतुल पांडे को पब्लिक ने पकड़ा था, उसकी पिटाई भी कर दी गई थी, जिसके कारण उसे भी एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बाद में वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि मंदिर में दर्शन करने आए आरोपियों ने उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी सेवादार योगेंद्र सिंह से चुन्नी प्रसाद मांगा, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने बताया कि विवाद ने तब हिंसक रूप ले लिया जब समूह ने सिंह पर घूंसे बरसाए और लाठियों से उनकी पिटाई की। अधिकारियों के अनुसार योगेंद्र सिंह पिछले 14-15 वर्षों से कालकाजी मंदिर में सेवा कर रहे थे। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग सार्वजनिक रूप से सिंह पर लाठियों से बेरहमी से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में करीब 4 दशक यानी 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ आई है। इस बाढ़ से 3 लाख एकड़ में फसलें बर्बाद हो गई हैं। 1018 गांव पानी में डूब गए हैं और अब तक 11,300 लोगों को बचाया गया है और 4700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के कारण गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, कपूरथला और होशियारपुर जिलों में भारी नुकसान हुआ है। इस बाढ़ में 3 लोगों की जान चली गई है। राहत और बचाव कार्य के लिए आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पंजाब पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। फसलों के नुकसान के कारण पंजाब को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अकेले सीमावर्ती फाजिलका जैसे जिले में 41,099 एकड़ से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है। फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट और होशियारपुर जैसे अन्य जिलों में भी हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि के नुकसान की सूचना है। बाढ़ से संबंधित 3 मौतें हुई हैं। इनमें से एक बरनाला, फिरोजपुर और कपूरथला में हुई है। बीजेपी की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। पंजाब राज्य आईएएस अधिकारी संघ और पंजाब सिविल सेवा अधिकारी संघ ने प्रदेश में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार समाज के सबसे पिछड़े और वंचित तबकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस विमुक्त और घुमतू जातियों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी विजन के तहत विमुक्त जाति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो शिक्षा, निवास और आजीविका जैसे अहम क्षेत्रों में चल रही योजनाओं का जिक्र करेंगे और इन समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। योगी सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के तहत इन समुदायों की गरिमा और अधिकारों को पूरा सम्मान मिले। और आज मैं यहां पर असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह, जिसमें सपेरा भी है, सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हां, सबको करेंगे। सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो
बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजड़, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बटे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। ये सुविधाएं होनी चाहिए जिससे, जैसे शामली का मॉडल, जैसे शामली के अंदर हुआ है, या बनटांगिया का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। मथुरा के बरसाना में आज भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर श्री राधा रानी और जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई और पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक किया गया। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु राधे राधे की गूंज लगाते हुए मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। शाम होते होते नगर की गलियां झालरों से जगमगा उठी। चारों ओर भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरा गूंजने लगी। सखियां और बच्चे भजन संकीर्तन पर झूम उठे और रात को रंग बिरंगी आतिशबाजी ने पूरे उत्सव को और भी भव्य बना दिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अधिकारी खुद पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। बरसाना का यह उत्सव एक बार फिर भक्तों को राधे राधे के रंग में रंग गया। रमेश सोलंकिया के दर्शन किया, कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद से मन भर गया है और राधा रानी ऐसे ही बरसा रहे और हम यहाँ पे दर्शन करने आते रहे। हमारा राधा अष्टमी पर हमको दर्शन प्राप्त होते रहे। मतलब बहुत अच्छी की इस बार आसानी से दर्शन हो पा रहे हैं, भीड़ ज्यादा नहीं हो पा रहे। बधाई की बात है इस बार। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से एक बड़ी खबर आ रही है। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में फिल्म निर्देशक विपिन अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान किया है। विपिन अग्निहोत्री ने मीडिया से कहा कि बहुप्रतीक्षित इंडियन आइकॉनिक वुमन अविचर्स अवार्ड 2025 इस बार लखनऊ के हिल्टन होटल में 11 सितंबर को आयोजित होंगे। इस अवार्ड शो में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फैशन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजकों ने साफ किया कि यह कार्यक्रम सिर्फ अवार्ड शो नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी शाम होगी, जहां देश भर से चुनिंदा प्रतिभाओं को उनके योगदान के लिए सम्मान मिलेगा। नामांकन सूची पहले से ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है और अब सबकी नजरें 11 सितंबर पर टिकी हैं। विपिन अग्निहोत्री ने कहा, इंडियन आइकॉनिक वुमन अचीवर्स अवार्ड महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला मंच है, जो अब इंतजार है उस शाम का जब लखनऊ में चमकेगा नारी शक्ति का सितारा। 11 तारीख को, और इसमें 50 डिफरेंट गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एआई, हर तरह से हम लोग 50 विभूतियों को सम्मानित। हाँ, इसमें ये ब्यूटी पेजेंट नहीं है, इट्स एन अवार्ड शो। जैसे कि आप होता है ना कि दिल्ली में वो उससे अलग है। यहाँ हम लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, उन महिलाओं को उनकी एज के हिसाब से नहीं, उनके कार्यों के हिसाब से सम्मानित करेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा इस कार्यक्रम का सम्मानित करने का? सर, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि महिलाएं और आगे आएं और अच्छा काम करें और उनको एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें। अतिथि के रूप में कौन उपस्थित रहेंगे? मुख्य अतिथि के तौर में ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो रहेंगे। और बाकी और भी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, बहुत लोग हैं, उन लोगों का जैसे ही हम लोग को कंफर्मेशन तो मिलेगा। इस कार्यक्रम का मतलब कि कोई टैलेंट सर्च करना भी उद्देश्य है? नहीं, टैलेंट का हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना। 11 तारीख को, और इसमें 50 डिफरेंट गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एआई, हर तरह से हम लोग 50 विभूतियों को सम्मानित। दोनों नहीं? हाँ, इसमें ये